हेलो व्यूअर्स, बनीज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। अब ये चारों लैंग्वेज होते क्या हैं? देखिए, मशीन लैंग्वेज जो है ये एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से भी आ सकता है लो लेवल लैंग्वेज। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर इसी भाषा को समझती है। मतलब कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को ही समझ सकते हैं, जिसे बाइनरी कोड 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। हम इंसानों के लिए इतने सारे नंबर्स का याद रखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो भी हम लिखते थे वो सब 0 1 के फॉर्मेट में ही, बाइनरी में ही लिख के आते थे मशीन लैंग्वेज में। तो इस तरीके को समझना, याद रखना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया गया था। असेंबली लैंग्वेज में नंबरों के स्थान पर मेनेमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है, जो अंग्रेजी भाषा या संकेतों में लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के लिए इन कमांड्स को याद रखना आसान था। लेकिन कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब जो जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें हम लोग लिखेंगे कोड्स को, जो मैंने ये जो कोड्स हैं मेनेमोनिक्स कोड, इसमें इसमें हम कंप्यूटर को जो भी लिखना हो तो वो लिखते हैं, और फिर इस कोड को, जो ये असेंबली लैंग्वेज हम लिखे हैं, असेंबलर के द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जो कि नेमोनिक कोड होता है, वो उस कोड को असेंबलर के द्वारा चेंज करके मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उस तरीके से कंप्यूटर इस भाषा को समझती है। फिर है सोर्स कोड। अब सोर्स, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, असेंबली लैंग्वेज 4 तरीके को होते हैं, वो भी जान लीजिए इसके साथ में। असेंबली लैंग्वेज 4 तरीके को होते हैं। एक होता है RISC। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक तो ये हुआ। दूसरा होता है DSP होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तीसरा होता है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC ये है आपका CISC। C से कॉम्प्लेक्स, I से इंस्ट्रक्शन, S से सेट, C से कंप्यूटर। तीसरा है, चौथा है VLIW। V से वेरी, L से लॉन्ग, I से इंस्ट्रक्शन और W से वर्ड, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। तो ये 4 तरीके के होते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब जानते हैं ये सोर्स कोड क्या है। ये सोर्स कोड क्या होता है? ये तो असेंबली लैंग्वेज हम लोग समझ गए, इसके 4 तरीके के होते हैं असेंबली लैंग्वेज, वो भी समझ गए। मशीन लैंग्वेज समझ गए, ये एक लो लैंग्वेज होता है और कंप्यूटर इसी भाषा को समझती है। तीसरा है सोर्स कोड। सोर्स कोड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों और कथनों का समूह होता है। इस कोड को बाद में एक कंपाइलर द्वारा मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है। अब देखिए, सोर्स कोड क्या है, वो भी एक मशीन लैंग्वेज है, एक तरीके का लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए। लेकिन कंप्यूटर उस सोर्स कोड को समझती नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर और सोर्स कोड के लिए कंपाइलर। ये भी एक ट्रांसलेटर है, इसको कंपाइलर। तो ये एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर। असेंबलर ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड आमतौर पर एक
कंपाइलर द्वारा निर्मित होता है जो कुछ उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा स्रोतों को निर्देशों को पढ़ता है, इन्हें बराबर मशीनी भाषा में अनुवाद भी कर लेता है। तो ऑब्जेक्ट कोड का काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल के टाइम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर था मशीन लैंग्वेज। सिस्टम को बूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मोबाइल में भी हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, और कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कोई भी, जैसे लिनक्स हो गया और विंडोज़ हो गया, ये सब। अभी तो 10, 11 ये सब चल रहा है, पहले XP 98 ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो बूट करने के लिए सबसे पहले सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हम बूट कर पाएंगे सिस्टम को। ओके। PDA किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। प्रोग्रामर जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है उसको बोलते हैं, प्रोग्रामर जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन के बीच में काम करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक बार में आपके कंप्यूटर पर स्थापित हो जाने के बाद आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपके द्वारा देखी गई साइटों और विषयों से संबंधित विज्ञापन वालों पॉपअप्स भेजता है? वो होता है एडवेयर, ये ऑप्शन बी एडवेयर। लेकिन इसमें जानते हैं कि ये रैंसमवेयर क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है और फिशिंग क्या होता है। देखिए, रैंसमवेयर ऐसे मतलब वायरसेस हैं या फिर जो भी फ्रॉड हैं, एक तरह का मेलवेयर है ये, जो यूजर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर पर फाइलों के एक्सेस को रोक देता है। ये उन फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिर डिक्रिप्शन के लिए फिरौती यानी कि रैंसम की मांग करता है, इसीलिए इसे रैंसमवेयर करते हैं। एडवेयर तो जानते ही हैं, मतलब आपके सिस्टम में या फिर आप जो भी तरीके के ऐड देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप जिस तरीके के चैनल्स को विजिट करते हैं तो उसी तरीके का ऐड आता है, या फिर आप गूगल क्रोम चलाते हैं तो उस पर जो आपका ऐड आता है वो उसी तरीके से आता है जिस तरीके का आप कंटेंट देखते हैं। आप इंटरटेनमेंट का कंटेंट देखते हैं तो इंटरटेनमेंट का ऐड आता है, आप एजुकेशन का कंटेंट देखते हैं तो आपको एजुकेशन का ऐड आएगा, तो वो एडवेयर होता है। तीसरा, मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खासतौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मेलवेयर काफ़ी संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड या पासवर्ड चुरा सकता है, या वह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से जाली ईमेल भी भेज सकता है। तो यह होता है मेलवेयर, ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं फिशिंग। ठीक है, तो हम चारों पॉइंट समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि रैंसमवेयर का आपको डिफिनीशन दे देगा कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको रैंसम मतलब फिरौती मांग सकता है, तो वो होता है रैंसमवेयर। इसी तरीके से मेलवेयर फिशिंग का डिफिनीशन आप समझ गए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वर को एक्सेस कर सकता है? वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो है ये सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। वह सेवा जो किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है वह कहलाती है टेलनेट, उसको बोलते हैं टेलनेट, ऑप्शन डी। एक्सेल में एक ही सेल में दो सेल्स के संयोजन की क्रिया को डैश कहा जाता है, उसको बोलते हैं मर्जर ऑफ सेल्स। मर्जर ऑफ सेल्स या मर्जर सेल्स या मर्जर ऑफ सेल्स एक ही चीज़ है। MS एक्सेल में के नवीनतम संस्करण में कितनी पंक्तियां हैं? ऑप्शन सी 1,48,576 इतने सेल्स होते हैं। और कॉलम्स कितने होते हैं ये बताइए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए कॉलम मैं बता देता हूँ, 16,384 कॉलम्स होते हैं और 1,48,576 ये रोज़ होते हैं। ठीक है, पंक्तियाँ मतलब रोज़ और कॉलम मतलब वो मैं बता देता हूँ, ये होता है रो, इसको बोलते हैं रो, और ये होता है कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम होते हैं 16,384, ये हैं 16,384 याद रखिएगा, और रो होता है 1,04,000, ये ऑप्शन है सी।
इतने। तो रोज़ और कॉलम्स दोनों को ध्यान रखिए। निम्न में से ASCII किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्रोनिम है, इसको ध्यान रखिए। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी, ये नहीं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल क्रोम, गूगल क्रोम एक ये ब्राउज़र है, ये जो है ये ब्राउज़र है गूगल क्रोम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वैसे विंडोज़ XP ये 2001 में लॉन्च हुआ था, ये 2000 विंडो 2000 ये 2000 में लॉन्च हुआ था, और ये 1998 में लॉन्च हुआ था। आपसे लॉन्चिंग ईयर भी पूछ सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। इन सब में तो साथ में ही लिखा हुआ है, लेकिन विंडोज़ XP 2001 में लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रखिए। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्थायी रूप से आइटम को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? शिफ्ट डेल। देखिए, एक होता है अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट करना होता है, तो एक होता है डिलीट, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन में वो आ जाएगा। ये पूर्णतः डिलीट नहीं होगा, ये कुछ दिनों के बाद रिसाइकल बिन से हट जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः डिलीट नहीं होगा। अगर आपको किसी फाइल को सिस्टम से पूर्णतः उसी टाइम हटाना है तो आप यूज़ करिए शिफ्ट और डेल, तो वो तुरंत पूर्णतः हट जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार पर डैश बटन आपको रीसेट कमांड और एक्टिविटीज़ को कैंसिल करने की अनुमति देता है, वो होता है अनडू। एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। अनडू होता है कंट्रोल प्लस जेड, ये होता है रीडू होता है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए अनडू और रीडू क्या होता है। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और वो कट गया, या फिर आपको पीछे के कॉलम में पीछे वापस जाना है, तो आप अनडू करके एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। और अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है, अगर आप पीछे की तरफ हैं और आपको आगे जाना है, तो कंट्रोल वाई दबाने से वो चीज़ वापस पुनः आ जाएगा। जैसे आपने कोई चीज़ कंट्रोल जेड कर दिया तो वो वापस आ गया। आपको फिर से अपने नेक्स्ट स्टेप अगले वाले स्टेप पे जाना है, तो आप कंट्रोल वाई कीजिए तो फिर से वो वापस आ जाएगा। अनडू और रीडू, इसका ऑप्शन था सी। MS वर्ड में डैश पर आइकॉन कार्य के अनुसार और आमतौर पर प्रयोग के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, टूल बार पे होते हैं। जो कंप्यूटर के सबसे नीचे का स्तर, जो सबसे नीचे वाला पट्टी होता है, उसको टूल बार बोलते हैं। और उस टूल बार पे हम अपने आइकॉन्स, जो भी एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसका आइकॉन में या फिर हम उस पर व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं, वो होता है टूल बार। आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब जो चीज़ आसान होता है वो होता है यूज़र फ्रेंडली। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे अक्सर एंड यूजर्स द्वारा उपयोग किया जाता है? जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड यूजर्स मतलब कस्टमर्स, उसका आगे एंड यूजर्स, हाँ एंड यूजर्स मतलब कस्टमर्स, मतलब जो यूज़र्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? अभी मैंने बताया है वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज में करता है, तो वो होता है असेंबलर, सी। कंपाइलर भी मैंने आपको बताया, इंटरप्रेटर भी बताया है। अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनों में रिक्ति को निहित करने वाले कोड, जिसे ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है, को डैश के रूप में जाना जाता है, वो होता है बार कोड। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे एक बार कोड ऐसे 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 करके रहता है, बार कोड इस तरीके से, इसको बोलते हैं बार कोड। अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनें, ये है ना, अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनें, ये होता है बार कोड। निमोनिक कोड सोर्स कोड में यूज़ किया जाता है। डिकोडर, किसी कोड को डिकोड करने वाले को डिकोडर बोलते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करता है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? वो होता है ASR।
ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, इसको कभी कहीं ऑटोमेटेड भी लिखा होता है। ऑटोमेटेड नहीं होता है, आप ऑटोमेटिक याद रखिए, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। अगर एग्जाम में ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक दोनों आ जाए तो आप ऑटोमेटिक को सेलेक्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू, 20 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम टू वनी क्लासेस।